तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज़ में। कल हमने पढ़ा था शिशु नागवंश। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है नंदवंश यानी नंदा डायनेस्टी, जिसका समयकाल जो था वो 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक रहा। परिचय देख लेते हैं इसका। शिशुनाग वंश के अंतिम राजा नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्मनंद, ठीक है, महापद्मनंद ने इस वंश की स्थापना की। ये भारतीय इतिहास का पहला गैर क्षत्रिय यानी नॉन क्षत्रिय यानी जो राजा था वो शूद्र मूल का था। तो इसको पुराणों में अधर्म का शासन भी कहा गया है। तो है ये शूद्र मूल का शासक होने की वजह से इसको अधर्म का शासन कहा गया है। सेकंड देखते हैं। अब देखिए इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, महापद्मनंद के बारे में। और ये जो मैंने रेड से जो मैंने कर रखे हैं वर्ड्स वो इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से आप देख लेना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो। महापद्मनंद, इन्हें प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली और चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि ये बताओ कि वो शासक कौन सा शासक है जिसको चक्रवर्ती सम्राट कहा गया। तो महापद्मनंद को चक्रवर्ती सम्राट कहा गया। प्रमुख उपाधियाँ, इनकी कुछ उपाधियाँ यानी टाइटल्स देख लेते हैं। सबसे पहले इन्हें कहा गया है सर्वक्षतांत्रक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। दूसरी उपाधि इन्हें दी गई है एकराट। एकराट का मतलब होता है एकमात्र बड़ा सम्राट जिसने चारों दिशाओं को जीता। चारों दिशाओं को जीतने वाले को एकराट कहा गया। तीसरा इन्हें कहा गया है भार्गव, यानी भार्गव जो है वो परशुराम जी के अवतार को भी कहते हैं। तो इन्हें भार्गव भी कहा गया क्योंकि ये की तरह ही शक्तिशाली राजा हुए। तो वो पूछ सकता है कि ये बताओ सर्वक्षतांत्रक किसे कहा गया। तो महापद्मनंद को कहा गया। या फिर वो ये दे देगा कि एकराट जो महापद्मनंद को कहा जाता है उसका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा वो एकमात्र बड़ा सम्राट जिसने चारों दिशाओं को जीता, या फिर सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, या परशुराम जी के अवतार। तो इसमें से जो करेक्ट होगा आपको वो चुनना होगा। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। इसके बाद है इसकी कलिंग विजय के बारे में बताया गया है। इन्होंने कलिंग यानी जो अब उड़ीसा का है, उड़ीसा है हमारा, को जीता और वहाँ से जिन की मूर्ति, एक जिन की मूर्ति एक बहुत ही फेमस उस समय की मूर्ति थी, उसको ये जीतकर कहाँ लेके आए, मगध लेके आए। इन्होंने कलिंग में एक नहर भी बनवाई थी और जिसका हमें कहाँ से मिलता है इन्फॉर्मेशन, हाथी गुम्फा अभिलेख से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथी गुम्फा अभिलेख। पूछ सकता है कि कलिंग में महापद्मनंद ने एक नहर बनवाई थी, इसका उल्लेख हमें किस अभिलेख में मिलता है। तो आपको 4 अभिलेख दे देगा, जो उसमें करेक्ट होगा वो आपको टिक करना है। साम्राज्य विस्तार, इन्होंने मगध की सीमाओं को विंध्य पर्वत के दक्षिण तक पहुंचाया। ठीक है, इन्होंने क्या करा, मगध से लेके अपने राज्यों को विंध्य पर्वत के दक्षिण तक ले गए, यानी काफ़ी बड़ा इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। ये थे महापद्मनंद। अब इनके बेटे के बारे में पढ़ते हैं। धनानंद, ये महापद्मनंद का पुत्र और नंद वंश का अंतिम शासक। तो पूछ सकता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ। तो करेक्ट होगा धनानंद। विशाल सेना, यूनानी लेखकों के अनुसार इसके पास 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार और 2,000 रथ और 3,000 हाथी थी। यानी इनके समय में भी जो नंद वंश की जो सेना थी वो काफ़ी विशाल सेना थी। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं सिकंदर अलेक्जेंडर का आक्रमण। तो सिकंदर अलेक्जेंडर का आक्रमण कब हुआ, वो हुआ था 326 ईसा पूर्व में। जब सिकंदर भारत आया तब मगध पर किसका शासन था, धनानंद का ही। इसकी विशाल सेना के खौफ से सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धनानंद की सेना इतनी विशाल थी कि उसकी सेना के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया था। चाणक्य का अपमान, तो इनके जो दरबार थे उसमें चाणक्य भी थे।
ठीक है, इन्हीं के दरबार में थे। धनानंद अत्यंत लालची और अहंकारी था, तो बहुत ही लालची और अहंकारी हुआ, यानी गुस्से वाला और बहुत लालची हुआ। उसने अपने दरबार में आचार्य चाणक्य का अपमान कर दिया, जिसके बाद चाणक्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंकने की कसम खा ली। अब आपको, धनानंद ने जनता पर भारी टैक्स लगाए, जिससे प्रजा उससे नफरत करती थी। तो धनानंद ने क्या किया, काफ़ी हैवी टैक्सेस अपनी प्रजा पर लगाए। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया चाणक्य ने। चाणक्य ने देश की प्रजा को उसके खिलाफ उकसाया, और क्योंकि वो लालची और अहंकारी तो पहले ही था, तो यहाँ पे क्या हुआ, चाणक्य की तरफ प्रजावासी हो गए, और उन्होंने क्या किया, अपने शिष्य चंद्रगुप्त को तैयार किया। ठीक है, क्या किया, चाणक्य के एक शिष्य था जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत ही ये भी फेमस राजा हुए हैं। तो 322 ईसा पूर्व में धनानंद को युद्ध में हराकर मौर्य वंश की नींव रखी गई। ठीक है, तो धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से हराया था 322 ईसा पूर्व में, और उनको हराकर क्या करा, मौर्य वंश की नींव रखी गई। तो यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। सबसे बड़ा जो नंद वंश का जो धर्म था वो था जैन धर्म। ये जैन धर्म को मानते थे। धनानंद के समय जो राजधानी हुई वो कौन सी हुई, पाटलिपुत्र हुई। ठीक है, ये नीचे कॉपी हो गया सेम। प्रसिद्ध विद्वान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाणिनि, ये एक बहुत ही फेमस लिटरेचरर हुए हैं, यानी व्याकरण विद्वान हुए हैं, जो किसके समय में थे, धनानंद के समय में थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाणिनि एक व्याकरण विद्वान थे, वो किसके दरबार में हुए, तो वो किसके दरबार में हुए, धनानंद के दरबार में हुए। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए, ये इंपॉर्टेंट है। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए, जिनके कारण इनको नवनंद भी कहा जाता था। ठीक है, नवनंद क्यों कहा गया, क्योंकि इनके वंश में कुल कितने राजा हुए, 9 राजा हुए। देखिए, उनका जो कार्य था वो ज़्यादा खास नहीं था, इसलिए मैंने उनका यहाँ पे कोई परिचय डाला नहीं है। लेकिन अगर आप चाहिए, आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उन सभी राजाओं के नाम यहाँ पे लिख दूँगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर उनका नाम आपको जानना है तो आप मुझे बता दीजिएगा। अगर इनके नाम आपको जानना है तो मैं एक वीडियो बना दूँगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हम मौर्य वंश का स्टार्ट करेंगे तो शुरू में मैं इन सभी के नाम बता दूँगा। तो अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों। जय हिंद।